हेलो एवरीवन। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्लियर करते हैं जो हमारे, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है। सिविल इंजीनियरिंग डीलिंग विथ सिविलियंस एट लार्ज caters to the construction of building and structures, laying of roads, railways and aligning canals, bridges, dams and providing ideal environment. For comfortable living after detailed foolproof design and meticulous execution and leisurely construction। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अ सिंपल ड्राइंग कन्वेज द मैसेज मोर इफेक्टिवली which may not be possible through elaborate words description running through many pages। ठीक है, further drawing can be easily understood by many people who cannot read the worded description। अब मेन अच्छा क्वेश्चन आएगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ जैसे बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली सिविल इंजीनियर करता क्या है और आर्किटेक्ट क्या करता है। तो यहाँ बताया गया कि एक आर्किटेक्ट इज़ अ सीजन्ड आर्टिस्ट हु जुडिशली प्रोपोर्शनेट्स एंड अरेंजेस वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स टू प्रेजेंट एन अट्रैक्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस। आर्किटेक्ट का मेन काम है कि वो सब पार्ट्स को अरेंज करता है, बिल्डिंग के कंपोनेंट को, और एक अट्रैक्टिव आउटवर्ड लुक देता है। मतलब एक कहते हैं ना, आप एलिवेशन आपका जो है उसमें आप कितने भी प्रकार के एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं 3D में। कितना भी आप जो बिल्डिंग है आप उसको, उसका जो फ्रंट है उसका आउट जो एक्सटीरियर है उसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हो आप, अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट के संपर्क में हो तो। A civil engineer is responsible for planning and design of the structural members of a building from a given drawing and for execution of a building construction। सिविल इंजीनियर क्या करता है कि मेन तो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रक्चरल मेंबर के डिज़ाइन के लिए। ठीक है, जो ड्राइंग बना चुका है, हम आर्किटेक्ट प्लान कर चुका है, उसको पूरा साइट पे अब कैसे उतारना है और कैसा एग्जीक्यूट करना है एक एक चीज़, वो पूरा सिविल इंजीनियर काम होता है। लिखा है एग्जीक्यूशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या है, फादर ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग क्या कौन थे? वो थे लियोनार्डो दा विंसी। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्राफ्टमैन एंड ट्रेसर इन ड्राइंग प्लान्स ऑफ अ बिल्डिंग। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि ड्राफ्टमैन होता क्या है एग्जैक्टली। तो अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड और ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग ड्राइंग, राइटिंग और डिज़ाइन इज़ नोन एज ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन वो कहलाता है जो ड्राइंग बनाता है और उसमें ट्रेंड होता है, बहुत अच्छा स्किल्ड पर्सन होता है, उसको हम ड्राफ्टमैन कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन ट्रेसिंग ऑफ ड्राइंग इज़ कॉल्ड अ ट्रेसर। ही इज़ प्रोफिशिएंट इन ड्राइंग एंड फिलिंग वर्क ऑल्सो। अब है व्हाट इज स्केल टू बी यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स फॉर सबमिशन टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी। कि कौन सी स्केल यूज़ होता है सबमिशन करने के लिए सैंक्शन अथॉरिटी को, जो ड्राइंग हम सबमिट करते हैं, तो 1:100 यूज़ होती है। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल साइन एंड कन्वेंशनल सिम्बॉल्स। तो कन्वेंशनल साइन आर यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज ब्रिक, वुड। ये कन्वेंशनल साइन ब्रिक और वुड जैसे ये सब जो कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और कन्वेंशनल सिंबल होते हैं आर शॉर्ट नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट स्लोप्स इन बाथरूम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ रिवर एक्सेट्रा। ठीक है, अब हुआ व्हाट आर द BIS
कोड कलर फॉर फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल्स। BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो क्या कलर स्कीम यूज़ करता है बिल्डिंग मटेरियल के लिए। तो कंक्रीट जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीन से, हुकर्स ग्रीन, और वुड जो है वो बर्न्ड सीना से, और ग्लास जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये रिप्रेजेंट करने के कलर हैं जब आप सबमिट करते हो ड्राइंग। तो फिर वाई डू यू यूज़ कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बॉल इंस्टीड ऑफ द नेम्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। हम कन्वेंशनल साइन और सिंबल क्यों यूज़ करते हैं और बिल्डिंग मटेरियल के नेम यूज़ नहीं करते हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर है कि टू सेव टाइम, लेबर, मटेरियल एंड स्पेस ऑन ड्राइंग शीट इन कन्वेइंग अ डेफिनेट मैसेज। ठीक है। दूसरी बात, टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ड्राइंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले फाउंडेशन होता है, सेकंड प्लिंथ, थर्ड फ्लोरिंग। हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं अभी हम स्ट्रक्चर की पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी हम जो साइड पे काम होता है जिस हिसाब से नीचे से ऊपर जाने में, ग्राउंड मतलब बिल्कुल एक्सकेवेशन से पूरा थर्ड फोर्थ फ्लोर तक, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा फाउंडेशन होगा, फिर प्लिंथ लेवल आएगा, फिर फ्लोरिंग करेंगे, फिर डैम्प प्रूफ कोर्स आएगा DPC, फिर आएगा मेसनरी वॉल एंड कॉलम, बीम एंड लेंटल्स। ठीक है। फिर आता है स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, फिर आता है डोर्स एंड विंडोज़, फिर सनशेड एंड छज्जास, फिर रूफ आता है और फिर पैरापेट वॉल आती है। एक पूरा एक सीरीज वाइज बता दिया इसने कि आपको इस हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन होता है मतलब। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर सिंगल एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग। ये एक मिनिमम डेप्थ है, कितनी डेप्थ होना चाहिए फाउंडेशन के लिए जो कि सिंगल और डबल स्टोरी बिल्डिंग में यूज़ होना चाहिए। मिनिमम बोल रहा है, मतलब इससे आप नीचे नहीं जा सकते जब आप सिंगल और डबल स्टोरी बनाओ। तो 900 mm डेप्थ होना ही चाहिए हमारे फाउंडेशन की, मतलब एक्सकेवेशन मिला के इसने कहा एटलीस्ट इतनी होना चाहिए 900 mm। फिर व्हाट इज़ DPC, डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है? तो डैम्प प्रूफ कोर्स इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंटिन्यूस लेयर ऑफ एन इम्परवियस मटेरियल एज बिटुमेन, स्लेट और रिच कंक्रीट। ये एक हॉरिजॉन्टल एक लेयर होती है जो कि बिटुमेन की हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, स्लेट, जो कि प्रोवाइड की जाती है वेरियस लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, जैसे प्लिंथ लेवल पे, बीनीथ द वॉल, वॉल के नीचे, और विद इन अ वॉल, और वॉल के विद इन, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द बिल्डिंग। मेन यही है इसका पर्पस कि आपको नमी ना आए आपकी बिल्डिंग में, आपकी नीचे से मतलब आपके ऊपर तक वो नमी कहीं से भी ना पहुंचे, इसलिए डैम्प प्रूफ कोर्स हम देते हैं, जो कि 2.5 सेंटीमीटर दी जाती है नॉर्मली उसकी थिकनेस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। तो सब स्ट्रक्चर जो होता है और फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज द स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के नीचे सब स्ट्रक्चर आता है, वो होता है जो कि ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है, उसको फाउंडेशन भी कभी कभी कहते हैं सब स्ट्रक्चर, क्योंकि सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन भी आ जाता है। एंड सुपर स्ट्रक्चर इज दैट अबव द प्लिंथ लेवल, और सुपर स्ट्रक्चर जो भी प्लिंथ लेवल के अबव होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर आता है व्हाट इज वेदरिंग कोर्स। वेदरिंग कोर्स क्या होता है? इट इज़ अ लेयर ऑफ ब्रिक, जेली एंड लाइम कॉन्क्रीट विथ सम वाटर प्रूफिंग कंपाउंड और 2 or 3 bituminous layer with sufficient overlap of combination of waterproofing elements। ये एक लेयर होती है लाइम कंक्रीट की या ब्रिक की, उसमें कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल कंपाउंड ऐड होता है, ठीक है, उसमें ओवरलैप भी होता है एट द टॉप ऑफ RCC फ्लैट रूफ टू प्रोटेक्ट द स्लैब फ्रॉम वेदरिंग एक्शन। उस स्लैब को प्रोटेक्ट करने के लिए वेदरिंग एक्शन से ये प्रोवाइड किया जाता है वेदरिंग कोर्स।
to protect the slab from weathering action of rain, snow, heat, etc. and to render the roof watertight. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बॉन्ड विथ रेफरेंस टू मैसनरी कंस्ट्रक्शन. बॉन्ड क्या होता है अगर हम मैसनरी कंस्ट्रक्शन के रेफरेंस से देखें तो बॉन्ड इज डिफाइंड एज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स टू प्रीकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स इन मैसनरी टू प्रिवेंट continuous vertical joints and for uniform dispersal of load on the wall, which should act as a monolithic unit but not as a number of columns adjacent to each other. अभी क्या कहना चाह रहा है कि बॉन्ड एक होता है जो वो एक अरेंजमेंट है, मतलब एक ग्रुप है ईंटों का या पत्थरों का भी कह सकते हो आप, या जो कॉन्क्रीट ब्लॉक रहते हैं किसका काय के लिए, टू प्रिवेंट कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट, उनको जो कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट बनते हैं उनको बचाने के लिए, एंड फॉर यूनिफॉर्म डिस्पर्सल ऑफ लोड, कि अच्छे से लोड डिस्पर्स हो जाए, लोड मतलब आसानी से फैल जाए वॉल पे, विच शुड एक्ट एज अ मोनोलिथिक यूनिट, जो कि पूरा एक कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एक वो सिंगल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, बट नॉट एज अ नंबर ऑफ कॉलम्स एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टोन मशीनरी इज मोर देन ब्रिक मशीनरी बट इट्स यूटिलाइजेशन इज लो. वाई. ये कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ होती है स्टोन मशीनरी की वो ज़्यादा होती है ब्रिक मशीनरी से, बट इट्स यूटिलाइजेशन इज़ लो, पर उसका यूटिलाइजेशन लो होता है, कम होता है. क्यों? तो सबसे पहले इसका आंसर है कि लैक ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन एट ऑल प्लेस. सबसे पहली बात कि देखो हमको इस स्टोन्स जो हैं इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते. दूसरी बात हाई कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड स्टोन्स, और जो अच्छे स्टोन होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी क्योंकि फिर उनकी ड्रेसिंग भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सब चीज़ होती है, क्वायरिंग, ड्रेसिंग. फिर थर्ड स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड पर्सनस फॉर ड्रेसिंग एंड बॉन्डिंग ऑफ स्टोन्स, और स्किल जो पर्सन है उनकी कमी रहती है ड्रेसिंग के लिए और बॉन्डिंग के लिए, जो कि मैं भी अब ड्रेसिंग की बात कर रहा था ना, क्योंकि स्टोन हमारे अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, कोई रेगुलर, कोई एंगुलर, कोई सर्कुलर, तो उसको ड्रेसिंग करके हम एक साइज़ का बनाते हैं ना, एक शेप का बनाते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फिक्स द डोर एंड विंडो ओपनिंग्स इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. तो doors should be preferably located near the corner of a room in view of proper utility of the space in the room and privacy of the occupants. Doors should be provided on opposite walls facing each other in order to provide more ventilation and free air circulation within the room and to minimize area of circulation. क्या कह रहा है वही कि सबसे पहले डोर जो है प्रोवाइड किया चाहिए कॉर्नर के, मतलब रूम के कॉर्नर में, ठीक है, जिससे प्रॉपर हम रूम का इस्तेमाल कर सकें, जो स्पेस हमको दी गई है रूम में, और ऑक्यूपेंट्स की प्राइवेसी भी रहेगी. क्योंकि अगर देखे होगे आपने, अगर एक के पीछे डायरेक्ट हर रूम में एक डोर है और उसके पीछे जस्ट जो कमरा है उसमें भी वैसी सेम डोर लगी है वही लाइन में, तो उसमें प्राइवेसी नहीं रह जाती कुछ, कि आप यहाँ एक जगह खड़े हो आप और आपको आखिरी तक का दिख जाएगा, मतलब कि कहाँ टॉयलेट है क्या है. तो वैसे नहीं, आजकल इस्तेमाल नहीं होते. वैसे पुराने समय में बहुत ऐसे घर बनते थे कि आप एक जगह खड़े हैं और आपको पूरा आखिरी तक दिख जाते थे कि कहाँ रूम है, क्या है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है. लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब ओरिएंटेशन चेंज हो गया रूम का, किचन कहीं और होगा तो फिर थोड़ा सा दूर पे बेडरूम होगा, ऐसा मतलब, और टॉयलेट भी, मतलब थोड़ी प्राइवेसी रहती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते मतलब पूरे डोर. फिर door should be provided and on opposite walls facing each other in order to provide more ventilation. opposite wall में provide की जाना चाहिए कि ज़्यादा ventilation मिल सके हमको, and free air circulation within the room and to minimize area of circulation. ठीक है. फिर window should be located opposite to each other wherever possible to give a rapid air exchanges in the room. window क्या है वो provide किया जाना चाहिए क्या, sloping roof में, जिससे क्या हमको विंडो लोकेट होना चाहिए अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट में, जहाँ भी ज़्यादातर हो सके, टू गिव अ रैपिड एयर एक्सचेंज इन द रूम. जैसे एक तरफ से एयर आई तो पास हो जाएगी दूसरी तरफ वाली विंडो से, इस तरफ से
फ्रेश एयर आ रही तो पास हो जाएगी पूरे रूम को, वो मिल जाएगा वेंटिलेशन इसलिए। फिर व्हाट इज़ डॉर्मर विंडो? डॉर्मर विंडो क्या होती है? डॉर्मर विंडो इज़ प्रोवाइडेड ऑन अ स्लोपिंग रूफ टू प्रोवाइड बेटर इल्यूमिनेशन टू द रूम विद इन। डॉर्मर विंडो जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे रूफ जो होते हैं छत में जो होते हैं वो स्लोप्ड छत होता है जब, तो उसमें प्रोवाइड की जाती है कि इससे क्या लाइट अच्छी आ जाती है रूम के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट रूफ कवरिंग यूज्ड फॉर हाउस इन हैवी रेनफॉल जोन्स? डिफरेंट रूफ कवरिंग जो है जो यूज़ होती है वो कौन कौन सी है, क्या है वो? जो रूफ मतलब हैवी रेनफॉल से बचने के लिए हम जो डिफरेंट रूफ कवरिंग यूज़ करते हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले एस्बेस्टस सीमेंट शीट, AC शीट। सेकंड गैल्वेनाइज्ड आयरन कोरुगेटेड शीट। थर्ड एल्यूमिनियम रूफ शीट्स। फिर व्हाट इज स्काईलाइट विंडो? स्काईलाइट विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन अ स्लोपिंग रूफ विथ इट्स टॉप पैरेलल टू द रूफ सरफेस टू एडमिट लाइट। जो स्काईलाइट विंडो होती है वो प्रोवाइड की जाती है स्लोपिंग रूफ में, उसका जो टॉप होता है वो पैरेलल होता है रूफ सरफेस के, कि जिससे लाइट की एंट्री हो सके। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 24 पॉइंट से। 23rd के व्हाट इज़ बे विंडो? बे विंडो क्या होती है? तो बे विंडो इज़ अ प्रोजेक्टेड विंडो which is provided to the outside external wall of the room for more ventilation and to improve the overall appearance of the building. बे विंडो एक प्रोजेक्टेड विंडो होती है जो प्रोवाइड की जाती है एक्सटर्नल वॉल के अपोजिट पे, आउटसाइड पे रूम के, फॉर मोर वेंटिलेशन अच्छा मिले एंड टू इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। आज के इतना काफ़ी था। अब नेक्स्ट रहेगा लैंटर्न विंडो क्या होती है, ये हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।